नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की 20 अगस्त 2023 को सीटेट पेपर 1 में सीटीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे और यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन होती है एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उसी आधार पर नई क्वेश्चन का निर्माण होती है। तो यदि आप सीटेट की एग्ज़ाम करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको अवश्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो होता है आपको रिपीटेशन होती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उतना को पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप आराम से सीटेट पास कर जाएंगे। यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम आपके लिए लगातार 2011 से लेकर के आज हमारा होगा वर्ष 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था सीडीपी का, उस प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त 2023 को सीटेट पेपर 1 में बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीटीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यह आपका विद्यार्थियों को सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, ठीक है। यह एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है आपका मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह आंतरिक विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है वह बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियों गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब कहता है इनमें से सही कथन कौन है? तो सही कथन ए और आर दोनों सही कथन है, ठीक है। ए और आर क्या है? दोनों आपका सही कथन है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका
फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस वर्ष में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। प्रश्न कहता है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो 7 वर्ष के जब बच्चा हो जाते हैं, 7 वर्ष का जब बच्चा हो जाते हैं तो वे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो कितने आयु के बच्चे? तो 7 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं, 7 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है क्योंकि उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से क्या किया है, उन्होंने उसकी जो है ना सिद्धांत में नारीवादी दृष्टिकोण यानी नारीवादी को क्या किया गया है, उसको आलोचना किया गया है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नारीवादी दृष्टिकोण से इन्होंने नारी को क्या है कम आंका, इसलिए कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में, ठीक। और बाल अवस्था में जो है समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। क्या होगा? प्राथमिक और माध्यमिक। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी बच्चों में विकार होती है। बच्चों में लेखन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। यानी इस विकार से जूझते हुए बच्चे जो होते हैं, इस विकार से ग्रसित बच्चे जो है अक्षरों के आकार को सही से नहीं लिख पाता है, छोटे और बड़े करके लिखता है, लाइन के ऊपर और नीचे करके लिखता है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चा। तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी विकार होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है। यह लेखन संबंधी विकार होती है आपका डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रतिभावन
प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है त्वरण गति अवर्धन। ठीक है, यह प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम है जिसमें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका त्वरण यानी गति वर्धन। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो पहला यहाँ पर कथन दिया हुआ है पाठचर्या में अनुकूलन करें। दूसरा कथन है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तीसरा कथन है अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। और चौथा ऑप्शन है आपका विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सा सही है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1, 2, 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। यानी समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं शिक्षक को जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि पाठचर्या में अनुकूलन करें। ठीक है, उसके बाद विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और आप स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ठीक है, यह उनके लिए है जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन आपका 4th में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास जो है, एक दर्शन शास्त्री के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और मूर्तिकार के पास द्विस्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति और द्विस्थान। ठीक है, अंतर्व्यक्ति बुद्धि जो होता है ये आपका दर्शन शास्त्री के पास होती है। दर्शन शास्त्री के पास जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है? अंतर्व्यक्ति बुद्धि होती है। और मूर्तिकार के पास जो होता है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो द्विस्थान बुद्धि होती है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति और द्विस्थान। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतर्व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास द्विस्थान प्रकार की बुद्धि होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यह अधिगम का प्राथमिक लक्षण होना चाहिए। ठीक है, यह अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, यह अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, तो विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। और इस कथन का कारण आर दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो जब बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की लय वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह होगा सहकर्मी सहयोग। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। लय वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो आंतरिक वाक जो है यह बच्चों के लिए पहला कथन दिया हुआ विकासात्मक देरी का संकेत है। दूसरा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तीसरा है बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। और चौथा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो देखिए लय वाइगोत्स्की के अनुसार, लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो है यह बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, तो उसकी सोच की विशेषता है आपका जीववादी चिंतन। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर लगा, जीववादी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता है बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की बच्चों में समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बच्चों को अवसर देना है। ठीक है, तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका होगा, तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण आर दिया हुआ है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों का सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये आपका कथन सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका कारण आर भी आपका सही है। तो देखिए, ए और आर आपका दोनों सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो है यह बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर आपका जो है यह बल देता है। कौन? आपका अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकीकरण जो है ये आपका अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, गैर प्रासंगिकीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कथन आपके सामने और इस कथन को पढ़कर आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानवर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये तो कथन ए है। इसका कारण दिया हुआ है, इस कथन का कारण आर है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कथन ए सही है। इसका कारण आर है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये भी आपका कारण आर सही दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की लय वागोत्स्की के अनुसार, तो देखिए लय वागोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, लय वागोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो पारंपरिक स्तर। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका केंद्रीयन, क्या है आपका केंद्रीयन है। या जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक आपका कौन है? केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की भौतिक बुद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भौतिक बुद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी
इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। शीर्षगामी यानी अवरोही समीपस्थ, और समीपस्थ कहने का मतलब आंतरिक से बाहर। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। भौतिक बुद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, शीर्षगामी और समीपस्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि जो है यह क्या है, आपका स्थिर है। ठीक है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है। ठीक, और बाल अवस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच तार्किक होती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और धीमी तार्किक। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका लास्ट प्रश्न है CDP का प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल कौन सा है, बताइए। तो तैरना जो है आपका स्थूल गतिक कौशल है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर जगह तैरना। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 20 अगस्त 2023 को सीटेट पेपर 1 में CDP बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को हम पढ़े। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर सीटेट के एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत भाषा को बदलकर पूछेगा, लेकिन पुराने क्वेश्चन के आधार पर ही नए प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसी बेस पर, उसी लेवल से। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यहीं से आपको मजबूत बनाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो निश्चित रूप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और इसी से मॉक टेस्ट लगाइए। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।